हेलो। आज का जो मैं आपको स्कॉलरशिप के बारे में बता रहा हूँ ये एसआर जिंदाल स्कॉलरशिप स्कीम है जो 10th ऑनवर्ड्स सब स्टूडेंट्स के लिए इसमें एलिजिबल है, यानी जिसका तकरीबन 55 एंड अबाव जिसके परसेंटेज है वो तमाम स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है। भले वो 11-12 कर रहे हो, भले वो कोई गवर्नमेंट का आईटीआई कोर्स कर रहे हो, भले कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आईटीआई का कोर्स कर रहे हो, या कोई डिप्लोमा कर रहे हो, या इंजीनियरिंग, यानी इन शॉर्ट में 10th के बाद जितने भी कोर्सेज है, जो फुल टाइम कोर्सेज है, तमाम कोर्सेज के बच्चे इसमें एलिजिबल है। अभी आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में प्रोसीजर बताऊंगा, क्योंकि हमने नोट किया कि एसआर जिंदाल स्कॉलरशिप का काफ़ी स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म फिलअप किया है, हमारे से कलेक्ट किया है, फिलअप किया है, लेकिन जब हम क्रॉस उसको वेरीफाई कर रहे हैं हमारे पास जब कैंडिडेट आ रहा है तो इसमें ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं आपके, हम मुझे यानी ये समझ में नहीं आ रहा कि आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे। तो हमने ये डिसाइड किया कि चले एक नया वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको पूरा डिटेल में प्रोसीजर बता देंगे कि आपने वो प्रोसीजर के थ्रू कभी आप फॉर्म फिलअप कर ले तो आपको डिटेल में पता चल जाएंगे कि आपने फॉर्म कैसा फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट किससे अटेस्टेड करवाना है, आपकी साइन कहाँ पर है वगैरह, जितने भी इन्फॉर्मेशन है पूरा। तो ये आज का थोड़ा हमारा वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, तो आप प्लीज़ याद से पूरा वीडियो देख लीजिए और इसके थ्रू आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको कोई बाद में परेशानी नहीं आएगी। तो जैसे ही देखिए हम फॉर्म आपका फिलअप करने स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो फॉर्म है ये ऐसे ही फॉर्म आपके पास होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर आपने आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के बाद आप जो भी प्रेजेंट कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वहाँ के प्रिंसिपल से आपने साइन और स्टैम्प दोनों लेना ज़रूरी है। काफ़ी स्टूडेंट मिस कर रहे हैं, या तो साइन ले रहे या तो सिर्फ ओनली स्टैम्प लेकर आ रहे, तो यहाँ पर आपने दोनों साइन और स्टैम्प दोनों होना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। पॉइंट नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर नेम इन फुल, आपका जो भी 10th या 12th का जो आपका मार्कशीट होगा तो उस पर वो मार्कशीट पर जैसा ही आपका नाम है, जो स्पेलिंग के साथ जैसा है आपका नाम है, आपने वैसा एज इट इज़ यहाँ पर पूरा नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना है। इसमें और एक चीज़ थोड़ी आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि प्लीज़ जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, पढ़ने के लिए काफ़ी दिक्कत आती है, तो देखिए या तो आपके जो भी घर में दूसरे भाई बहनें होंगे या तो कोई फ्रेंड सर्कल में होगा जिसकी राइटिंग साफ़ सुथरी है, आपने उनसे ये फॉर्म फिलअप करवाना है, ताकि इसका फ़ायदा ये होगा कि जब ये फाउंडेशन के पास फॉर्म जाएगा तो इजीली आपका फॉर्म वो पढ़ लेंगे। वरना क्या होगा, इतने बल्क फॉर्म में वो आपकी राइटिंग समझ नहीं आती है तो क्या करेंगे, आपका फॉर्म वो साइड में रख देंगे। तो आपने पूरा फॉर्म नीट क्लीन साफ़ सुथरी राइटिंग से फिलअप करना है। सेकेंड, वाइटनर का कोई यूज़ नहीं करेंगे। वाइटनर का यूज़ हो गया इट मीन्स आपका फॉर्म डमी हो जाता है, ये रिजेक्ट हो जाता है। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 जो था आपका जो आपका 10th या 12th की मार्कशीट पर जैसा आपका नाम है वैसे ही आपने कैपिटल लेटर्स में उसको लिखना है। उसके बाद सेकंड नंबर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन करो। उसके बाद नेशनलिटी में याद से इंडियन लिखो, यानी काफ़ी स्टूडेंट्स को हमने नोट किया कि उनको ये पता नहीं रहता कि नेशनलिटी में क्या लिखना है, या तो कोई लिख रहा है इंडियन, या तो कोई लिख रहा है स्टूडेंट, या तो कोई लिख रहा है महाराष्ट्र। आपने यहाँ पर लिखना है आपकी नेशनलिटी इंडियन है। ओके, पॉइंट नंबर 4 जो है आपका पेरेंट का फुल नाम जैसा सरनेम और आपके डैड का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, इस पे और एक चीज़ हमने नोट किया कि आपको यही नहीं पता रहता है कि आपका एड्रेस कैसा मेंशन करना होता है। जैसा आपका पहले फ्लैट नंबर आएगा, फिर आपकी बिल्डिंग का नाम आएगा, उसके बाद आपके एरिया का जो भी नंबर रहेगा वो रहेगा, उसके बाद आपका पुणे, और पुणे के बाद आपका जो भी पिन कोड है आपका वो कंप्लीट पिन कोड के साथ लिख लीजिए। यानी ये होगा आपका जैसे ही सिलेक्शन होगा तो ये पोस्ट से आपके घर पे सिलेक्शन का लेटर इजीली पहुंच पाएगा। तो आपका डिटेल एड्रेस कभी आपको पता नहीं था, आपके अड़ोस पड़ोस में जो होगा आप याद से उनसे पूछ कर लिखना है आपने। उसके बाद कभी किसी के घर में लैंडलाइन है तो आप यहाँ नंबर लिख लीजिए, या नहीं है तो यहाँ पर डैश कर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, तो याद से आपने आपका मोबाइल नंबर ऑब्लिक करके आपके पेरेंट का मोबाइल नंबर, यानी 1 से 2 मोबाइल नंबर देने का आपको एडवांटेज ये होगा कि जब फाउंडेशन से आपको क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है तो आपका नंबर कभी सपोज आप लेक्चर में, एग्जाम में या कोई क्लास में है तो आप रिसीव नहीं किए तो आपके वो पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। वरना मोस्टली काफ़ी दिक्कत ये आती है कि 1-2 बार वो ट्राई करेंगे, हर वक्त आप बिजी रहेंगे, फ़ोन रिसीव नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसके नीचे देखो ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस में आपका जो भी ईमेल एड्रेस है यहाँ पर एकदम साफ़ सुथरा आपने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर देना है। उसके बाद
पॉइंट नंबर 6 जो है आपका ये फिजिकली हैंडीकैप का है। कभी कोई कैंडिडेट कोई स्टूडेंट फिजिकली हैंडीकैप है तो वो लिख लीजिए, या अदरवाइज यहाँ पर आपने नो करके आपने लिख देना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 जो है आपका पेरेंट का ऑक्यूपेशन है, यानी आपके पेरेंट आपके डैड क्या काम करते आपने यहाँ पर लिखना है। और एज पर देखो जो इसमें सेकंड पॉइंट है एनुअल इनकम, एज पर ये जो उत्पन्नाचार दाखला आप लोग ने बनाया होगा तो आपके उत्पन्नाचार दाखले में आपका जितने भी एनुअल इनकम लिखी है तो आपने यहाँ पर उसको क्लियरली मेंशन कर देना है। उसी के बाद पॉइंट नंबर 8 जो है आपका लास्ट एग्जामिनेशन आपने कौन सा पास किया है। सपोज आपने 10th पास किया है तो यहाँ पर लिख लीजिए एसएससी, 12th पास कर लिया है तो यहाँ पर एचएससी, या कोई भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी आपने यहाँ पर क्लियरली मेंशन करना है। उसके बाद आपको कितने मार्क्स मिले और उसका टोटल ही नहीं, सपोज हो सकता है सपोज मुझे कोई कैंडिडेट ने एसएससी पास किया तो उसको 350 मार्क्स मिले आउट ऑफ 500, तो आपने यहाँ पर 350/500 ऐसा क्लियरली मेंशन करना है। उसी के बाद परसेंटेज का जो कॉलम है थर्ड, उसमें आपने परसेंटेज यहाँ पर जो भी आपके परसेंटेज लिखना है। इसमें देखिए कुछ स्टूडेंट जो अंडर ग्रेजुएट के, काफ़ी कॉलेजेस अभी सीजीपीए या एसजीपीए में आपका परसेंटेज दे रही है, तो आपने क्या करना है जो भी आपका परसेंटेज है इफ़ इट इज़ इन सीजीपीए और एसजीपीए देन आप गूगल पे जाइए और गूगल से आप वहाँ पर सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्टर से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी परसेंटेज आएगा यहाँ पर आपने सी जो है आपका पॉइंट यहाँ पर क्लियरली मेंशन करना है। उसके बाद 9 नंबर का जो पॉइंट है आपका, यानी प्रेजेंट आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कोर्स का ड्यूरेशन कितना है और ये फुल टाइम है क्या पार्ट टाइम है, और आपका फाइनल एग्जाम कब होगा इसके बारे में। सपोज मैंने बीएससी में एडमिशन लिया है तो यहाँ पर लिखना है आपने बीएससी, उसके बाद लिखना है कि आप कौन से ईयर में, यहाँ पर बीएससी डैश फर्स्ट ईयर या बीएससी डैश सेकेंड ईयर ऐसा मेंशन करना है। ये जो कोर्स का ड्यूरेशन है ये 3 इयर्स का है। ये फिर मेरा जो कोर्स है वो रेगुलर है तो रेगुलर पे टिक करना है। और सब यहाँ पर आपका फाइनल एग्ज़ाम कब होगा, देखिए जैसा 24-25 में आपका फर्स्ट ईयर होगा, 25-26 में आपका सेकेंड ईयर होगा और 26-27 में आपका फाइनल ईयर होगा। तो यहाँ पर लिखना है आपने जो भी मंथ में आपका फाइनल एग्जाम है। सपोज अप्रैल है तो यहाँ पर अप्रैल में है तो मई 2026 ऐसा आपने क्लियरली यहाँ पर मेंशन करना है। या जो कैंडिडेट अभी 11th में है तो उन्होंने यहाँ पर 11th के बारे में पूरा, जैसे यहाँ लिखेंगे हम 10+2 डैश साइंस, यहाँ पर ईयर्स 2, यहाँ पर आप रेगुलर पे टिक कर लीजिए। फिर आपका मंथ कब है, अप्रैल 2026, या ऐसा यहाँ पर क्लियरली आपने मेंशन करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 जो है आपका प्रेजेंट कौन से क्लास में, कौन से कॉलेज में और कौन सी क्लास में, यहाँ पर पूरा मेंशन करना है। तो यहाँ पर आपका कॉलेज का पूरा नाम लिखेंगे। पूरा नाम लिखने के बाद सेकंड पॉइंट जो है आपका कॉलेज का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर लिखना है। जो भी महाराष्ट्र, जो भी स्टेट में आपका आता है, सपोज पूना है तो आप महाराष्ट्र लिखेंगे। उसके बाद कॉलेज का ईमेल आईडी और कॉलेज का फ़ोन नंबर। हो सकता है कि आपको आपका कॉलेज का ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पता नहीं होगा, तो आप जो भी कंसर्न कॉलेज में वहाँ कॉलेज के ऑफिस में जाइए और ये दोनों जो पॉइंट है आप पूछकर क्लियरली यहाँ पर अच्छी साफ़ सुथरी राइटिंग में क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 11 जो है आपका टोटल फीस पर ईयर, यानी सपोज मैं 11th में हूँ तो मेरा 11 की टोटल फीस कितनी आपने ये मेंशन करना है। कुछ काफ़ी स्टूडेंट इसमें काफ़ी मिस्टेक कर रहे हैं कि 2 साल की फ़ीस एक साथ मर्ज करके ले रहे, या तो 3 साल की फ़ीस, तो आपने एक साल की फ़ीस का यहाँ पर डिटेल लिखना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 जो है कभी प्रीवियसली आपने ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था और आपको स्कॉलरशिप सैंक्शन हुई क्या उसके बारे में कभी है तो यस, या अदरवाइज़ यहाँ पर नो पे टिक कर देना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 13 जो है ये जो भी स्टूडेंट्स या तो हॉस्टल में रहते या तो 4-5 स्टूडेंट मिल के जो कोई फ्लैट रेंट पे ले लेते हैं उसके बारे में। कभी कोई हॉस्टल में रहता है तो हॉस्टल को टिक, हॉस्टल या पीजी में रहते हैं तो यस यहाँ पर नो को कट कर दो और यस को क्लिक कर दो। और आपका जितना भी रेंट है, सपोज हॉस्टल की जो फीस है मंथली वो हिसाब से लिखो, या कोई पीजी में रहता है तो वो हिसाब से आप जो कैलकुलेट करते हैं जो भी आपका मंथली आता है यहाँ पर आपने क्लियरली मेंशन कर देना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 14 जो है वो देखिए, हमको कोई ये पूछ रहे हैं कि हमको कहाँ से स्कॉलरशिप मिलती है क्या, यानी आपने कहाँ अप्लाई किया था और आपको स्कॉलरशिप सैंक्शन हुई क्या, कभी है तो उसके बारे में पूरा डिटेल देना है, नहीं है तो यहाँ पर नो को आपने टिक कर देना है।
उसके बाद पॉइंट नंबर 15 जो है ये आपको अगेन ये स्कॉलरशिप के बारे में पूछ रहे हैं कि आपको माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से या कोई SC ST OBC है तो उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से आपको कोई स्कॉलरशिप सैंक्शन होती है क्या, उसके बारे में पूरा है तो यस को क्लिक करो, नहीं है तो नो को और डैश कर देना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 16 जो है आपका स्कॉलरशिप अमाउंट आपको कितनी रिक्वायर्ड है। देखिए ये आपको मंथली बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, तो यहाँ पर आपने लिखना है सपोज 2000 रुपये, 2500 रुपये, 3000 रुपये जो भी है आपने यहाँ पर लिखना है, तो आपको मंथली वो हिसाब से स्कॉलरशिप अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 17 जो है ये आपका बैंक अकाउंट के बारे में, तो स्टूडेंट ने आपका पर्सनली बैंक अकाउंट जो है, ऐसा नहीं कि आप आपका फॉर्म भर रहे हो लेकिन बैंक अकाउंट जो आपके या तो बहन का या तो भाई का या तो पेरेंट का दे रहे, तो आपका कंपलसरी यहाँ पर बैंक अकाउंट का पूरा डिटेल आपने यहाँ पर क्लियरली मेंशन करना है। और IFSC कोड आपको नहीं पता होगा तो आप बैंक से पूछ लीजिए, क्योंकि जब NEFT के थ्रू पैसा जो ट्रांसफ़र होता है तो उसमें IFSC कोड आपको कंपलसरी यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है। उसी के बाद यहाँ पर देखिए आपने क्या करना है, आपकी साइन है, यहाँ पर आपके पेरेंट की साइन आपने लेना है, और जो भी डेट पर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर क्लियरली मेंशन करना है। ओके अब उसी के बाद सेकंड पेज जो है यहाँ पर देखिए ये प्रिंसिपल या हेड का एक रिकमेंडेशन लेटर है। ओके इसमें आपने काफ़ी स्टूडेंट्स को हमने नोट किया, ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें देखिए आपके कॉलेज में टोटल कितने बच्चे हैं। सपोज कोई XYZ कॉलेज में 11th और 12th चलता है, तो 11th और 12th में सब डिवीज़न मिला के 1000 बच्चे तो यहाँ पर 1000 लिखना है। या हो सकता कोई कॉलेज ऐसी है जहाँ पर 5000 स्टूडेंट्स है जिसमें 11 12 में 2000 है और उनका जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में 3000 है, तो ऐसा वो हिसाब से क्या करना है यहाँ पर 2000 जूनियर कॉलेज और 3000 सीनियर कॉलेज ऐसा करके आपने क्लियरली मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 1 जो है आपने आपके प्रिंसिपल के बारे रिकमेंडेशन है तो वो पूरा है। पॉइंट नंबर 2 जो है आपकी फ़ीस के बारे में कि आपको टोटल फीस आपकी इस साल कितनी थी, ओके वहाँ पर आपने लिखना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 जो है आपका जो कॉलेज है वो क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, चैरिटेबल ट्रस्ट है या कोई प्राइवेट इसका है, तो आपने वो हिसाब जो भी आपका कॉलेज है उसको आपको यहाँ पर कंपलसरी आपने उसको सिलेक्ट करना है और बाकी को स्ट्राइक थ्रू कर देना है, कट कर देना है। काफ़ी स्टूडेंट इसको एज इट इज़ ब्लैंक ही रख रहे हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 जो है आपका जो भी कॉलेज है वो कॉलेज कौन से बोर्ड से एफिलिएटेड है। मोस्टली देखिए महाराष्ट्र में जितने भी कॉलेजेस है महाराष्ट्र बोर्ड से है जो 11 12 का है, और सपोज आप कोई अंडर ग्रेजुएट का कोर्स कर रहे हैं तो या तो हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर आपने या तो महाराष्ट्र बोर्ड से 11 12 है तो महाराष्ट्र लिखना है और यहाँ पर बोर्ड को सिलेक्ट करना है, या कोई यूनिवर्सिटी है तो वो यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है और बोर्ड और काउंसिल को यहाँ से कट कर देना है। उसके बाद आपका कॉलेज जो है कब इस्टेब्लिश हुआ, ये देखिए अगेन ये पॉइंट आपको पता नहीं रहेगा, या तो आप आपके प्रिंसिपल से या तो जो भी कंसर्न के ऑफिस में वहाँ जाकर पूछना है और क्लियरली मेंशन कर देना है। हो सकता जो भी XYZ आपका ईयर होगा इस्टेब्लिशमेंट का कॉलेज का, तो आपने यहाँ पर याद से क्लियर उसको मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपने जो भी कॉलेज में वो कॉलेज के प्रिंसिपल से यहाँ पर साइन और स्टैम्प और सील ये तीनों होना ज़रूरी है। यहाँ पर देखो उन्होंने ख़ास मेंशन किया है सिग्नेचर ऑफ योर स्कूल कॉलेज या प्रिंसिपल विथ सील। ओके आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, या तो सिर्फ साइन ले रहे हैं या तो ओनली सील ले रहे हैं, तो आपने कंपलसरी यहाँ पर दोनों चीज़ लेना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर देखो उन्होंने क्लियरली नीचे इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ये फॉर्म के साथ अटैच करने ज़रूरी है, तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आपने याद से अटैच करना है। आप पढ़ लीजिए कि मैं इतना पढ़ लूँगा तो क्या होगा, काफ़ी और लेंदी हो जाएगा, इसके लिए मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि ये सब डॉक्यूमेंट्स आपने इसके साथ अटैच करना ज़रूरी है। अब ये सब डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद इसी पर देखो यहाँ पर बॉक्स में इन्होंने ये एड्रेस लिखा है, ये एड्रेस का मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपने क्या करना है। ओके तो ऐसे ही नेक्स्ट हम इस पे जाएंगे, आपके जो आप सेकंड पेज देख रहे होंगे जो एनेक्जर नंबर 8 कहलाता है। ये एनेक्जर जो है आपका फ़ीस के बारे में, देखो यहाँ पर आपका पूरा इसमें फ़ीस का पूरा डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, दिस इज सर्टिफाइड दैट सो एंड सो, जो यहाँ पर आपने पूरा आपका नाम लिखना है। ओके जैसा XYZ इज़ एडमिटेड इन, आपका जो भी यहाँ पर कोर्स है, देखो यहाँ पर कोर्स के बारे में पूरा है, इसमें से जो भी आपका कोर्स है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज़ आपका इसमें कोर्स नहीं है तो आप यहाँ पर ये डैश डैश जो है यहाँ पर आप उसने
आपने क्या करना है, उसको क्लियरली मेंशन कर देना है। सपोज हो सकता है इसमें BCA नहीं है, या हो सकता है BBA नहीं है, जो भी कोर्स है आपने यहाँ पर नहीं है तो आपने यहाँ पर टिक करना ज़रूरी है। उसके बाद आपकी पर ईयर हर साल यानी कितनी फीस है आपने यहाँ पर उसको लिखना है। उसके बाद आप सपोज फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में आपकी टोटल फीस थी 40,000, लेकिन अभी तक आपने जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया है 20,000 का, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 20,000 एंड बैलेंस इज 20,000। या हो सकता कुछ स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने पूरी फीस पे की है, तो आप यहाँ पर आप पूरी फीस लिख लीजिए और यहाँ पर डैश कर देना ज़रूरी है। उसके बाद प्लेस में आपका जो भी सिटी में आप रहते हैं उस वो लिखना है, और यहाँ पर जो भी डेट है आपकी वो डेट लिख कर यहाँ पर अगेन कॉलेज के प्रिंसिपल से साइन एंड स्टैम्प दोनों होना ज़रूरी है। ओके, अब उसी के नीचे देखिए पॉइंट नंबर एनेक्जर नंबर 11 है। ये जो है आपका, आपको कहीं से आपको स्कॉलरशिप कभी प्रोवाइड मिलती है, ऑलरेडी आपको मिल रही है, तो ये स्कॉलरशिप के बारे में। ओके, तो यहाँ पर सेकंड, इसमें देखिए सेकंड पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए आई हैव नॉट अप्लाइड और नॉट गेटिंग एनी स्कॉलरशिप फ्रॉम माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ, और आगे इन्होंने क्या किया है, यहाँ डैश करके लिख दिया है। तो यहाँ पर आपने लिखना है, सपोज हम महाराष्ट्र में, तो लिखना है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पर आपने महाराष्ट्र लिखना ज़रूरी है, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते वहाँ पर, जो स्टेट में आप पढ़ रहे तो वहाँ पर लिखना ज़रूरी है। ओके, उसके बाद अगेन ये पेज पे भी आप यहाँ पर आप साइन करेंगे, स्टूडेंट की साइन है, और आप यहाँ जो भी कॉलेज में है वो कॉलेज के प्रिंसिपल से साइन और स्टैम्प लेना ज़रूरी है डेट के साथ। ओके, अब इसके आगे देख रहे हैं हम जो एनेक्जर 7 है। एनेक्जर 7 में ये जो है आपका एडमिशन के बारे में बता रहे कि यहाँ पर आपको एडमिशन कैसा मिला है और आपने कितनी फ़ीस पे की है। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपका पूरा नाम लिखना है। ओके, सरनेम, आपका नाम और आपके फादर्स नेम पूरा आ जाएगा। उसके बाद आपने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है उसको यहाँ सर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो नहीं इसमें कभी लिस्ट में नाम नहीं है तो आप यहाँ पर मेंशन कर लो। ओके, उसके बाद आपका जो भी एडमिशन गवर्नमेंट मेरिट कोटा में आए तो उसको सिलेक्ट करो, मैनेजमेंट कोटा है तो उसको सिलेक्ट कर लो। और उसके बाद सपोज़ मैंने BCA कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं BCA लिखूँगा, मेरा मैनेजमेंट कोटा था तो मैनेजमेंट कोटा को रखकर इनको सबको कट कर दूंगा, और मैं यहाँ पर FYBCA ऐसा लिखूँगा। यहाँ पर क्लियरली प्लीज़ मेंशन कर ले, ताकि आपको यानी इस पर समझ में आ जाएगा कि आपका एडमिशन कौन से कोटे के थ्रू हुआ है। उसके बाद आपने करंट ईयर में कितनी फ़ीस भरी है। ओके, यहाँ पर आपने वो फीस का लिखना है, और हो सकता है कोई स्टूडेंट ने कुछ डोनेशन से एडमिशन लिया है तो यहाँ पर जो भी डोनेशन की अमाउंट आपने दी है यहाँ पर वो लिख देना है। कभी नहीं दिए तो यहाँ पर डैश करके आपने क्लियरली मेंशन कर देना है। अगेन ये एनेक्जर जो है इस पर भी कॉलेज के प्रिंसिपल से देखिए, यहाँ पर कॉलेज के प्रिंसिपल का साइन और स्टैम्प होना ज़रूरी है विथ डेट एंड प्लेस। ओके, अब उसी के नीचे देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 3-4 स्टूडेंट मिलके PG में रहते हैं ना, जिसको बोलते हैं हम, एक हमने फ्लैट रेंट पे ले लेते हैं और 3-4 स्टूडेंट मिलके रहते हैं तो उसको कहते हैं हम PG में। तो ऐसे स्टूडेंट्स का ने क्या करना है, यहाँ देखिए एनेक्जर 9 जो है नीचे का ये पूरा फिलअप करना है। ओके, जो भी आप PG में रहते उसके बारे में आपका कौन सा यानी आपका नाम है, आपका फादर्स का नेम है, क्या कोर्स कर रहे हैं, आपने PG में कब एडमिशन कब लिया है, और आप मंथली कितना फ़ीस पे कर रहे हैं उसके बारे में, आपका जो भी आप प्लेस से बिलोंग करते हैं यहाँ पर मेंशन करना है, और आपका जो फ्लैट है वो कॉलेज से कितने किलोमीटर दूर है वो यहाँ पर मेंशन करना है। इसका देखिए ये जो है ये इसके लिए पूछा जा रहा है कि ये आपको कॉलेज का मंथली फ़ीस के साथ साथ ये जो SR जिंदाल स्कॉलरशिप है ये हॉस्टल की फ़ीस भी एज ए स्कॉलरशिप में आपको प्रोवाइड करती है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल है, आपने याद से अच्छे से फिलअप करना है। या ओके, अब उसी के नीचे देखिए यहाँ पर जो आ रहा है ये आप जो भी यानी हॉस्टल सॉरी आप फ्लैट में रहते हैं वो फ्लैट के ओनर का भी इसमें पूरा डिटेल आपने मेंशन करना है। उनकी यहाँ पर साइन है, उनका नाम है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, ईमेल है, ये पूरे कॉलम्स आपने अच्छे से फिलअप करना है। नहीं पता है तो आपको ओनर से पूछ लीजिए। ओके, वो होने के बाद इस पे ये जो आपका ये जो है PG का ये अगेन ये काउंटर साइन होगा किससे, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल की साइन और स्टैम्प से। ओके, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट है कंपलसरी हर पेज पर, ऑलमोस्ट सब पेज पर कॉलेज के प्रिंसिपल से साइन भी है और स्टैम्प भी है। ओके, या कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो हॉस्टल में रहते हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर देखिए एनेक्जर 4 जो है इस पर देखिए पूरा डिटेल में आ रहा है। ये आपको जो भी हॉस्टल का डिपार्टमेंट है
ये डिपार्टमेंट से आपने ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आप पूरा फिलअप कर लेंगे। और फिलअप करने के बाद हॉस्टल का जो डिपार्टमेंट है उसके जो चीफ वार्डन होते हैं, ओके, जो भी ऑफिसर देख रहे हैं, उनका यहाँ पर साइन और स्टैम्प लेंगे। उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस और उनका ईमेल आईडी, ये आपने पूरा क्लियरली पूछ कर लिखना है। और अगेन इस पेज को भी आपने कॉलेज के प्रिंसिपल से साइन स्टैम्प करना है। तो आपने क्या करना है, ये दोनों में से या तो हॉस्टल या तो पीजी, दोनों में से कोई एक आपने सिलेक्ट करना है और उसका पूरा डिटेल आपने क्लियरली मेंशन कर देना है। ओके, उसी के बाद आगे का जो लास्ट का जो पेज है आपका सिग्नेचर के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी स्टूडेंट्स क्या कर दे रहे हैं कि ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसा फिलअप करना है। तो ये जो लास्ट का आपका जो पेज है स्पेसिमेन सिग्नेचर का, ये एक परफॉर्मा है। आपने यहाँ पर क्या करना है, कॉलेज का नाम पूरा लिखना है, कॉलेज का पूरा एड्रेस आपने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर देना है। उसके बाद जो भी आप कॉलेज में है वो प्रिंसिपल का यहाँ पर नाम आएगा। यहाँ पर नाम होने के बाद देखिए साइन जो है आपको भी पता होगा कि कभी कभी हम शॉर्ट में साइन करते हैं और कभी कभी हमको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तो हम पूरी साइन करते हैं। वैसे ही ये बता रहा है कि आपने यहाँ पर जो प्रिंसिपल है उनका पूरा नाम आ जाएगा, प्रिंसिपल की यहाँ पर पूरी साइन लेना है और उनसे कहना है कि आपकी जो स्पेसिफिक शॉर्ट में आप साइन करते हैं वो आपने ऐसी साइन यहाँ पर लेना है। उसके बाद आपने जो भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वो 2 कॉलेज के टीचर से आपने याद से इसको अगेन साइन लेना ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो भी टीचर है उनका नाम, उनकी पूरी साइन, उनकी शॉर्ट साइन और स्टैम्प के साथ, यानी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, या तो साइन ले रहे या तो सिर्फ नाम लिख दे रहे। तो आपने यहाँ पर ऊपर नाम भी मेंशन करना है, उनकी पूरी साइन भी लेना है, उनकी इनिशियल साइन भी लेना है और स्टैम्प भी लगाना है। वैसे ही ये होने के बाद पॉइंट नंबर देखिए, इसमें नीचे जो आ रहा है इसमें ये बता रहा है कि आपके कॉलेज में टोटल कितने स्टूडेंट्स है। ओके, सपोज हमारे कॉलेज में टोटल 2000 स्टूडेंट्स है तो मैं यहाँ पर 2000 स्टूडेंट्स लिख दूंगा। उसके बाद उसी में सेकंड पॉइंट है 2000 में से 11th और 12th में कितने बच्चे पढ़ते हैं। सपोज हो सकता हमारे कॉलेज में 11 12 के साथ अंडर ग्रेजुएट के भी कोर्सेज है तो टोटल 3000 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 500 बच्चे जो है 11 12 में, तो मैं ऊपर लिखूंगा यहाँ 3000 और नीचे लिखूंगा मैं 500। ओके, ये होने के बाद आपने इसके साथ जो है मैं इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट याद से आपने अटैच करना है। और उस जितने भी आप जेरोक्स लगाएंगे तमाम जेरोक्स को कंपलसरी आपने आपके कॉलेज के प्रिंसिपल से या आपको जो भी कंसर्न क्लर्क है उनसे ट्रू कॉपी अटेस्टेड करके मिलता है ना, आपने सब डॉक्यूमेंट को कंपलसरी अटेस्टेड करवाना ज़रूरी है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इसमें जो इनकम सर्टिफिकेट जो अटैच करेंगे तो हमारे यहाँ पर जैसा महाराष्ट्र में जो हमारा उत्पन्नाचा दाखला है वो मराठी में बनकर मिलता है। तो आपने क्या करना है, उस पर्टिकुलर उत्पन्नाचा दाखले को अपने हाथ से आपने या तो हिंदी में या तो आपने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना है हाथ से। ओके, हाथ से करने के बाद ऊपर याद से क्लियरली मेंशन करना है ट्रांसलेशन कॉपी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। ओके, और जैसा ही नीचे का पूरा फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपने उसको ट्रांसलेट करना है और उस ट्रांसलेट के पेज को आपने आपका जो भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो वो कॉलेज के प्रिंसिपल से आपने साइन और स्टैम्प लेना ज़रूरी है, कंपलसरी है। क्योंकि ये जो फॉर्म है ये आउट ऑफ महाराष्ट्र जाएगा और वहाँ जाने के बाद उनको ये पता नहीं चलेगा कि आप सपोज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप उत्पन्नाचा दाखला लगा देंगे तो उनको ये समझ में नहीं आएगा कि ये उत्पन्न यानी मराठी का क्या है डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए हमको ये जो ट्रांसलेशन कॉपी है वो हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में लगा देंगे तो उनसे इमीडिएट उनको समझ में आ जाएगा हाँ ये आपका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से इश्यू हुआ है और ये इसका ट्रांसलेशन कॉपी है और ये ट्रांसलेशन की कॉपी को आपके कॉलेज के प्रिंसिपल ने क्रॉस वेरीफाई चेक कर लिया है। एक तो आपका उत्पन्नाचा दाखला मराठी वाला और सेकेंड ट्रांसलेशन कॉपी ऑफ योर उत्पन्नाचा दाखले की है एक। उसके बाद आपका 10th ऑनवर्ड्स जितने भी आपके रिजल्ट है, सपोज आप 11th में है तो आप 10th का रिजल्ट लगाएंगे, आप 12th में है तो 10th और 11th का रिजल्ट लगाएंगे, फर्स्ट ईयर में है तो वो हिसाब से आपने डॉक्यूमेंट पूरे रिजल्ट अटैच करना है। उसके बाद आपका जो भी कॉलेज में आपने यानी करंट ईयर आप जो पढ़ रहे हैं, सपोज मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट या तो आई कार्ड। ओके, उसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट जो आपका आएगा आधार कार्ड। आधार कार्ड पे आप देख लीजिए आपका पूरा नाम, पूरा एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन है क्या। सपोज है तो वो या नहीं है तो आपने क्या करना है आधार कार्ड के साथ आपका
एलसी का ज़ेरॉक्स, या एलसी का नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अटैच कर सकते हैं। तो इन्हीं आधार कार्ड के साथ आपने ये 2 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट अटैच करना ज़रूरी है। उसके बाद जो भी आपका नेशनलाइज्ड बैंक में अकाउंट है, वो अकाउंट यानी वो पासबुक का ज़ेरॉक्स याद से इसके साथ अटैच करना कंपलसरी है। ओके, तमाम डॉक्यूमेंट्स अगेन आपको बता रहा हूँ कि आपने कंपलसरी अटेस्टेड करवा के लेना है कॉलेज से, और उसको सब ये डॉक्यूमेंट के साथ यानी आपके फॉर्म के साथ आपने अटैच करना ज़रूरी है। अब देखिए इसमें एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको ऊपर बताना भूल गया था, जैसा मैं देखो आपको बता रहा हूँ कि आपने जो इनकम सर्टिफिकेट है जो हमारा मराठी में मिलता है, तो आप उसको ट्रांसलेट करेंगे और वो ट्रांसलेट के पेज को आपने कॉलेज के प्रिंसिपल से साइन और स्टैम्प करना ज़रूरी है। कभी हो सकता है कुछ कॉलेज वाले उस पर साइन स्टैम्प नहीं करते, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो अदर इन्फॉर्मेशन का जो फॉर्म है यहाँ पर देखिए, जिस पे ये एड्रेस है, जैसा मैं बताया था इसी आपको बाद में बताऊंगा, इस पर देखिए ये मैंने भी हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट सपोज अदर देन हिंदी और इंग्लिश है, तो आपने क्या करना है, उसको ट्रांसलेट करना है, और ट्रांसलेटेड कॉपी को आपने क्या करना है, कॉलेज के प्रिंसिपल से या जो ऑथोराइज सिग्नेटरीज है उनसे सर्टिफाइड करके लेना ज़रूरी है। तो आप जब ये उनको 2 लाइन पढ़कर सुनाएंगे, तो ये पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आपका प्रिंसिपल या जो भी कंसर्न क्लर्क है वो इसको साइन और स्टैम्प करके दे देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं आपको पहले बताना चाहता था। उसके बाद आप ये पूरे डॉक्यूमेंट्स जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या करना है, हो सकता है आपके 2-4 फ्रेंड है, या आप सिंगल भी भेज सकते हैं, या आप 2-4 फ्रेंड भी क्या करना है, सब आपने अच्छे से ये सब डॉक्यूमेंट और आपका एप्लीकेशन फॉर्म अटैच करना है, स्टेपल करना है, और एक बड़े एनवेलप में डाल दो। बड़े एनवेलप में डालने के बाद ये जो एड्रेस है यहाँ पर लिखे हुआ, ये एड्रेस पर या तो आप स्पीड पोस्ट से या तो कोरियर के थ्रू आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। जब फॉरवर्ड करेंगे तो उसके बाद वो पूरा आपका एप्लीकेशन गो थ्रू करेंगे, सब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, और सपोज़ किसी डॉक्यूमेंट में कुछ उनको लगता है मिस्टेक है, इनकम्प्लीट है, तो आपको व्हाट्सअप या ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे। तो अगेन मैं तमाम स्टूडेंट्स को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि याद से आपने आपका डॉक्यूमेंट भेजने के पहले अच्छे से क्रॉस वेरीफाई कर लो, या हमारे इंस्टीट्यूट पर आओ, हम यहाँ से आपका पूरा फॉर्म आपका क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे, और उसके बाद आपको जब ओके बोल देंगे तो आप उस पर आप फॉर्म स्पीड पोस्ट या कोरियर के थ्रू फॉरवर्ड कर सकते हैं। या आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं हमने पूरा फिलअप कर लिया है, आप हमारे इंस्टीट्यूट को नहीं आ सकते, तो आप पूरा होने के बाद ये जो एड्रेस है मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये एड्रेस पर आपने या तो स्पीड पोस्ट या तो कोरियर के थ्रू फॉरवर्ड कर दो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो था, ये वीडियो आपको फॉर्म भरने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट फ़ायदेमंद होगा। तो तमाम स्टूडेंट्स को जिसको भी ये फॉर्म हम अभी आपको फॉरवर्ड मिल जाएगा, तो आप क्या करना है, पूरा आप आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, अच्छे से इसको डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करने के साथ अच्छे से प्रिंट ले लो, कोई साफ़ सुथरी राइटिंग में जिसकी राइटिंग है अच्छे से फिलअप करो, सब डॉक्यूमेंट्स अटैच करके ये फाउंडेशन को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू।